सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे मेहमान हैं राहुल कौशिक जी। और पिछली बार भी हम लोगों ने एक अच्छे चैप्टर पे एक चर्चा की थी। सवाल काफ़ी सारे थे और इस बार भी जो पिछली बार की अगर बात की जाए, पिछली बार काफ़ी सटीक सवालों के सटीक जवाब देने वाले राहुल कौशिक जी ने बहुत अच्छे सजेशन दिए थे। हमारे चैनल के माध्यम से लोग जनता तक हम लोगों ने पहुँचाने की कोशिश की और इस बार फिर हम आज दोबारा से हमारे मेहमान के रूप में फिर दोबारा हम लोगों ने इनके पास आए हैं और इनसे पूछेंगे जो अभी देश में जो वर्तमान स्थिति है स्वास्थ्य संबंधी वो क्या है और किस तरीके से वो अभी किस ढर्रे पर चल रही है, किस लेवल पर चल रही है, पूरी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं राहुल कौशिक जी। तो सबसे पहले राहुल कौशिक जी, आईना सच का चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इरशाद भाई। मुझे खुशी है कि मैं आपके इस चैनल पर आज जो हमारे ज्वलंत प्रश्न हैं उसके उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। कौशिक जी, अगर बात की जाए तो अभी जो देश में जो स्थिति चल रही है, हेल्थ से जुड़ी जो स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति चल रही है, बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है। कहीं कहीं से ऐसी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, क्या लोग स्ट्रेचर नहीं मिल रहे, लोग एम्बुलेंस नहीं मिल रही हैं, क्या खामियां रह रही हैं और क्या किसकी जिम्मेदारी इन चीज़ों की बनती है? देखिए, प्रश्न काफ़ी लंबा है, हम थोड़ा सा इतिहास में भी देखेंगे और मैं वहाँ से चलकर वर्तमान तक आपको उस स्थिति से अवगत कराने की कोशिश करूँगा। ये सही है कि भारत ने, हिंदुस्तान ने एक राष्ट्र के नाते पिछले 50 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में और चिकित्सा में उन्नति की है। हमारे यहाँ जो औसतन आयु 50 वर्ष हुआ करती थी जन्म के समय, उसे अब 70 वर्ष तक हम ले गए हैं। नवजात शिशु की जो मृत्यु दर थी 1000 में करीब 74, वो अब कम होकर 37 हो गई है। नव मातृत्व जिसे कहते हैं, मैटरनिटी, इसमें जो महिला की मृत्यु हो जाती है, उसकी दर भी 1 लाख में 212 के आसपास थी, अब वो 167 के आसपास है, कमी आई है। पोलियो पर हमने करीब करीब विजय पा ली है, आज पोलियो के केस देश में नहीं है। अंधत्व के लिए केंद्र सरकार ने 1975 से एक कार्यक्रम चलाया जो विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन वगैरह मुफ्त में कराए जाते हैं। ये तो उपलब्धियों की बात है और इसमें मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। एज ए राष्ट्र हमने एक देश के नाते ही तरक्की की है। लेकिन स्थिति ये है कि आज भी वयस्कों में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाती, अस्पताल नहीं पहुंच पाते क्योंकि अस्पताल काफ़ी दूर हैं हमारे। बच्चों में कुपोषण की समस्या अति गंभीर है, जिसमें हम करीब करीब अफ्रीकन देशों के किनारे हैं, साथ हैं, और उनमें पेचिश, जिसे हम डायरिया कहते हैं, और श्वसन तंत्र की जो बीमारियां हैं उससे मृत्यु दर काफ़ी है। और संक्रामक रोग जैसे मलेरिया और डेंगू, ये भी भयानक रूप से हम एक आध वर्ष में देखते ही रहते हैं। मैं समझता हूँ कि करीब करीब 20,000 व्यक्तियों की प्रतिवर्ष मलेरिया से मृत्यु अभी भी होती है हमारे देश में, जो गंभीर प्रश्न है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अब अगर हम, ये हुआ हमने देश के तौर पर कैसा किया, लेकिन जब हम आज कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और कुछ लोग मानते हैं कि हम तो विश्व गुरु बन ही गए, ऐसे में मुझे लगता है कि हमें अपने इन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखना चाहिए। कुछ सूचकांक हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, हू है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लूमबर्ग है। इनके कुछ आंकड़े मैं आपको देता हूं और उस पर फिर हम बात करते हैं कि हम देश में कितना अच्छा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसमें हम, जिसमें हमारी जो जीवन आयु है, उस पर बच्चों की शिक्षा कितने वर्ष होती है, उस पर इस तरह से ये सूचकांक बनाया जाता है, जिसमें हम 2014 में 130वें स्थान पर थे जी, और आज 131वें पर हैं 2020 में। सेव द चिल्ड्रन एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स, ये सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड नोन ऑर्गेनाइजेशन है, जो नवजात शिशु की मृत्यु दर, बच्चों को कुपोषण, उनका जो विकास नहीं होता, विकास जो रुक जाता है, उसमें हम कैसा कर रहे हैं, तो उसमें 2021 में हमारा स्थान है 118।
136 देशों ने इसमें भाग लिया था, हम उसमें 118वें हैं। और एक हेल्दीएस्ट कंट्री इंडेक्स आता है, ब्लूमबर्ग करके एक ग्रुप है जिसमें कई सारी संस्थाएं यूएस की जुड़ी हुई हैं, और ये भी इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण, हेल्थ, औसत आयु, इन सब पे ये मानक बनाते हैं। उसमें हम 120वें स्थान पे हैं, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे। मैं कौशिक जी आपको रोकूंगा, आपने 2 जगह का मुझे बताया, उसमें 121, 120 या 131 आपने साल बताया, कैसे विश्व गुरु बना जाएगा? देखिए, हमें आत्म निरीक्षण भी करना है और हमें बाहर भी देखना है कि क्या हो रहा है जी, और और उसमें काफी कमियां हैं। सिर्फ विज्ञापन के तौर पर कह देने से नहीं हो जाता, उसमें काफी कमियां हैं जिन्हें सुधारना होगा, और ये एक कारण है। अब आप कहेंगे कि साहब हम 120वें हैं और स्पेन इसमें 1 नंबर पे है जी, यूएस भी 5वें नंबर पे है, यूएसए अमेरिका भी 5वें नंबर पे है, स्पेन नंबर 1 है इस सूचकांक में जो हेल्दीएस्ट कंट्री इंडेक्स है। तो उसका फर्क क्या है, ये हम भी तो जाने कि हम 120वें हैं, वो पहला है, तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि उनके यहाँ औसत आयु 80 वर्ष है, हमारे यहाँ अभी 70 ही। उनके यहाँ शिक्षा 18 वर्ष तक उपलब्ध है एक बच्चे की, हमारे यहाँ 12 वर्ष से भी नीचे है। हमारा बच्चा 12 वर्ष से भी कम पढ़ पाता है औसतन। स्पेन जो है करीब अपनी जीडीपी जिसे हम कहते हैं, अब इसका हिंदी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, जो घरेलू सकल उत्पाद जी, उसका 9% अपने स्वास्थ्य से संबंधित बजट पर खर्च करता है। हम अपने जीडीपी का सिर्फ 3.5% खर्च करते हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन उनसे बहुत ज्यादा है। हमारा जीडीपी भी उनसे कम है, लेकिन फिर भी उससे भी कम करते हैं। प्रति व्यक्ति केंद्र सरकार हमारे यहाँ करीब करीब 5,621 रुपया जो है स्वास्थ्य पर खर्च करती है, और स्पेन 2,10,000 रुपये खर्च करता है। क्या फायदा है? स्पेन में उनकी 97% जनसंख्या सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाती है। सरकारी अस्पतालों में उनके यहाँ 97%, आप सोच सकते हैं, वो तो ग्रामीण इलाके भी आ गए उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उनके यहाँ उन सरकारी अस्पतालों में 24 तरह के स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं, 24 स्पेशलिस्ट, जिसमें साइकियाट्रिस्ट, ये वो, हेल्थ, हार्ट रिलेटेड सब स्पेशलिस्ट आ जाते हैं। हमारे यहाँ जो सीएससी है, जो जिसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, जो गजवाला में भी है जी, इनके मानक है सिर्फ 4 स्पेशलिस्ट के, और उनके यहाँ 26 ऐसे लोग उपलब्ध हैं। तो ये फर्क है। पेंडेमिक ईयर, महामारी के समय में उन्होंने अपना स्वास्थ्य बजट जो है 151% से बढ़ा दिया। मतलब अगर वो 100 रुपया खर्च करते थे, उन्होंने 250 रुपया खर्च करने शुरू कर दिए, और हमारा बजट वहीं का वहीं। आज भी अगर आप देखें, अपने यहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था के लिए, इलाज के खर्चे के लिए जो ब्याज दिया जाता है, उससे प्रति वर्ष 5.5 करोड़ व्यक्ति हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है उससे, जिसमें से 3.5 करोड़ सिर्फ दवाई के खर्चे से नीचे आ जाता है गरीबी रेखा पे। सिर्फ दवाई का खर्चा, मतलब वो कोई और इलाज नहीं कर रहा, सिर्फ दवाई खरीद रहा है अपनी कुछ बीमारी के लिए। 23% ऐसे बीमार लोग हैं जो अपना इलाज कराने में पूरी तरह असमर्थ हैं हिंदुस्तान में, और ये सारे आंकड़े सरकारी और इन सारी जगह से रेफरेंसेस चाहिए तो मैं सब निकाल के आपको दे सकता हूं। तो ये हमारी स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों में और भी कुछ चीजें आती हैं कि हम लोग, हमारी जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, व्यवस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि आपको प्रति 1000 व्यक्ति एक डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए जी। हमारे यहाँ कुछ प्रदेशों में ये है, पूरे राष्ट्र के रूप में देखें तो ऐसा नहीं है, कुछ प्रदेशों में है, जिसमें आप गैस करेंगे सही, दक्षिण के प्रदेश हैं, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, दिल्ली है, गोवा है और पंजाब है। बाकी सारे प्रदेशों में हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है। उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर के पीछे 3667 व्यक्ति हैं, जबकि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर की बात हो रही है, एमबीबीएस की।
मैं यहाँ एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथी 85% लोग अपना इलाज आज भी एलोपैथी से ही कराते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आप अस्पतालों की संख्या देख लीजिए, मैंने डॉक्टरों का हिसाब बता दिया कितने डॉक्टर हैं। अस्पताल देख लीजिए, सरकारी अस्पताल हिंदुस्तान में 25,778 है 130 करोड़ की आबादी पर, यानी एक अस्पताल के पीछे 50,50,000 लोग हैं। एक अस्पताल को 50,50,000 लोगों को सुविधा देनी पड़ती है। केरल में स्थिति अच्छी है। केरल का मैं उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि पीछे एक आध साल पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी केरल गए थे और वहां ये भाषण में कह के आए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में केरल को उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी सारे अस्पताल अगर हम मिला लें तो 4,635 अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल। तो करीब करीब 47,000 लोग एक अस्पताल का आश्रित हैं। केरल में 1280 अस्पताल हैं, लेकिन उनकी आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ है, इसलिए उन्हें सिर्फ 27,000 पेशेंट देखने हैं एक अस्पताल में। ये फर्क है। उत्तर प्रदेश का बजट देख लें, जो मैंने बताया, हमारे केंद्र का बजट प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य जो है वो 5,600 रुपया है। उत्तर प्रदेश सिर्फ 1,333 रुपये खर्च करता है, और ये 2022 का बजट है जो अभी आया है। तो हम इस तरह की जब हमारे यहाँ हम देखते हैं तो ये मान लेना कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में, चिकित्सा में हर तरह की चिकित्सा उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो एम्स है दिल्ली का या ऋषिकेश का, उसमें सब सुविधाएं हैं, लेकिन ये इतने कम अस्पताल हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हद से बाहर है वहां तक पहुंचना और वो खर्च उठा पाना। सरकारी अस्पतालों के मुकाबले प्राइवेट हॉस्पिटल में औसतन 8 गुना खर्च होता है। नहीं तो कौशिक जी, अभी मैं रोकूंगा आपको। ये जैसे अभी जो अस्पताल जो कमी की बात जैसे सामने आई है, आपने इस पे आंकलन भी किया, बहुत इसे रिसर्च करने के बाद निकाला, तो ये कमी किसकी है? देखिए, सरकारों की कमियां हैं। हम लोग किसकी जिम्मेदारी इस पर बनती है? इसमें जिम्मेदारी सरकार की बनती है, दोनों ही सरकार की, केंद्र की भी और प्रदेशों की भी, क्योंकि स्वास्थ्य दोनों का विषय है और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है कि मैं उसमें किसी एक पार्टी की सरकार को नहीं ले रहा हूँ, मैं सबको ले रहा हूँ। आपका उदाहरण सामने है, बछराइयों में एक CSC बने हुए आज 25 साल से ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल। वो उसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनके तैयार खड़ा है, खाली है, लेकिन उसमें कोई रहता नहीं है। हम लोग ना उसमें डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं, ना उसमें नर्सेज हैं, ना कंपाउंडर्स हैं, मतलब चल ही नहीं रहा है, बंद है, बिल्डिंग बन के खड़ी है। और उसका कारण आप देखिए क्या है। अच्छा, उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट लगभग हो गया होगा? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इतना नहीं। वो पैसा, अगर उसमें इतना पैसा लगा है तो कहीं ना कहीं हमारे उसके लिए लॉस है ना वो, ऑब्वियसली। हाँ, लॉस सही है। बात है। इतना पैसा वो लग गया है। हाँ। और लगने के बाद उसमें उसका कोई यूज नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस पे हमें हमारे करना सरकार चाहिए, को चीजों पर ध्यान देना बिल्कुल करना चाहिए। अब देखिए, CSCs में उत्तर प्रदेश में जो चाहिए हमें डॉक्टर, वो 3,092 हैं, और जिसमें से सैंक्शन ही सरकार ने 2,099 किए, यानी 1,000 डॉक्टर तो हमने सैंक्शन ही नहीं किए। ये 2015 के आंकड़े हैं, बाय द वे, इसके बाद के नहीं मिले हैं, लेकिन स्थिति सिर्फ एक स्थिति समझने के लिए। और उसमें से 1,615 खाली हैं स्थान, मतलब हम डॉक्टर ही भर्ती नहीं कर रहे। तो जब डॉक्टर भर्ती नहीं करोगे तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दे पाओगे? तो ये स्थिति जो है, थोड़ा सा आप देखें, ऐसा नहीं है कि अच्छा, जो स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारे सरकारें जो उनके दे नहीं रही है, जो कमी है डॉक्टरों की, तो उन्हें देना चाहिए। और देने के बाद क्या, जो युवा बच्चे हैं, अगर बात की जाए तो आज के समय में कौशिक भी ऐसा चल रहा है, मैंने खुद सुना है, जो युवा पढ़ लिख रहे हैं, जो MBBS भी कर रहे हैं और बहुत सारे डिप्लोमे वो लोग ले रहे हैं, लेकिन मेरी कई लड़कों से ऐसे बात हुई जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मुझसे क्या कहते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, बेसिकली मैं उनके पास बैठा, मैंने उनसे पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं? बोले यार कर तो ये रहे, लेकिन इरशाद साहब करें क्या, जॉब तो मिल ही नहीं है।
आखिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या उन बच्चों का जो मनोबल डाउन हो रहा है पढ़ाई लिखाई के प्रति, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रही और सरकार के पास वैकेंसी है, सरकार दे नहीं रही। भाई सरकार दे गंभीर समस्या है। इसमें दो पहलू हैं, एक तो जनसंख्या जी और दूसरा सरकारी तंत्र में नौकरियों की कमी। वो दो तरह की कमियां हैं। एक तो जब से प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ है, जब से हम जैसे कहते हैं इकोनॉमी ओपन हुई 1993 में, उसके बाद से सरकारों ने कुछ चीज़ों से हाथ खींचने शुरू कर दिए। अब जैसे स्वास्थ्य का मामला है, ये सिर्फ स्वास्थ्य जो है सिर्फ व्यवसाय नहीं है। चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना सिर्फ व्यवसाय नहीं है, शिक्षा भी ऐसे ही है, जिसमें मैं ये समझता हूं कि सरकारी तौर पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हमने वो कम से कम तक करना शुरू कर दिया सरकारों ने, और हम इसे प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर, प्राइवेट जो हैं उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया। जैसा मैंने बताया कि अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, लेकिन खर्चा 8 गुना है, तो हर एक के बस की बात नहीं है। हाँ, वो ट्रीटमेंट नहीं और इसीलिए जब ये सरकार इस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स पे अपनी जिम्मेदारियां डाल रही है, तो नौकरियां खुद भी नहीं निकाल रही, और जो हैं, मैंने जैसा बताया, डॉक्टर्स भर्ती नहीं हो रहे। तो ये तो कमियां हैं। अब इस कमी के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। इसमें देखिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती हैं, ऐसा नहीं है वहां नहीं नए रोजगार उत्पन्न होते, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं। और फिर प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो अगर 10 आदमी से उसे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 आदमी नहीं रखेगा। तो वहां एक लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स बनेंगे। सरकार जो है, अभी ऐसा सुन रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इस सरकार कुछ भर्तियां करने वाली है, जिसके लिए संख्याएं उन्होंने अलग अलग विभागों में निकाली हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी हो और सही तरीके से हो, क्योंकि एक बड़ी परेशानी अपने यहाँ ये है कि नौकरी देने की जो प्रक्रिया है उसमें ही इतनी खामियां कर देते हैं सरकारी तंत्र की, वो फिर रद्द हो जाती, तो वो खत्म हो, ठीक से हो जाए नौजवान। मैं पिछले मतलब पिछले सालों से मैं ये देख रहा हूँ, कई बार ऐसा मेरे खबरें भी हम लोगों के सामने आती हैं, मीडिया के माध्यम से भी उन्हें चलाया जाता है। कोई भी वैकेंसी निकलती है, उसका पेपर होता है, लीक हो जाता है। कोई पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो जाती है। अब एक बड़ा सवाल कौशिक जी ये है, जो बच्चे 4 साल 5 साल मेहनत करता है, वो पूरा उस पर पूरा अपना लगा देता है, दिमाग उस पर पूरा लगा देता है, उसके बाद वो परीक्षा रद्द हो जाती है। किसकी चूक मानी जाए? संस्थाओं की है, सरकारी संस्थाएं जो इसे करती हैं। अब उसमें कमियां तो दिखने में आ रही हैं। अब जैसे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को दे देते हैं एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, वहां से फिर वो लीक होती है, ऐसी सूचनाएं खबरें अखबारों में भी आती हैं। तो कमियां हैं, और उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे या उसे खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं इन कमियों को, ये बड़ा सोचने का विषय है। मुझे लगता है जितना गंभीरता से इन सारे मुद्दों को सरकार को लेना चाहिए, उतना शायद वो गंभीर नहीं है। बाकी और मुद्दे जो हैं उन्हें दिख रहे हैं, जिससे जनता खुश होती है और काम चल जाता है। तो अच्छा, मैं आपके वापस में ले जाना चाहता हूँ। आप समाजवादी पार्टी में एक अच्छा पद आपके पास है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। ये कुछ काम ऐसे आपकी सरकार में भी हुए थे, बहुत सारी चीजें ऐसे, क्या रोजगारों के लिए लोगों को भटकना भी पड़ा। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक सरकार की बात नहीं, सही बात है, आपकी सरकार में भी ऐसा हुआ। और जो मैं लोकल, अगर अमरोहा की सिर्फ बात की जाए, तो अमरोहा में बड़े बड़े अच्छे कैबिनेट मंत्री, प्रदेश सचिव, बड़े बड़े अच्छे लीडर समाजवादी के रहे। लेकिन मैं मानता हूं कि अमरोहा की जनता को उन लीडरों ने क्या दिया अभी तक? अब इसका जवाब तो उनसे लेना चाहिए। हालांकि मेरा मानना तो ये है कि हाँ, ये कमी बहुत बड़ी कमी रही कि हम 5 साल जैसे कोई मैरिज हो या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं दे पाई। ये नहीं, उसमें 2 चीजें हैं जो मैं मानता हूँ। अगर विधानसभा वाइज देखें तो कुछ विधानसभाओं में, जैसे धनौरा विधानसभा है जिसमें गजरौला लगता है जी। अब यहाँ तो इंडस्ट्रियल एस्टेट यूपीएसआईडीसी का है, तो बड़ा वो एक है, लेकिन ऐसा नौगावा या हसनपुर विधानसभा में बिल्कुल ही नहीं है।
अब ये दोनों क्षेत्र जो हैं खेती की दृष्टि से बड़े उत्तम हैं, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग, इस सब की एजुकेशन और इसका काम बढ़ाने की बहुत जरूरत थी जी। दूसरा पर्यटन, बात सबकी, हमने भी बात की थी टिहरी को पर्यटन स्थल में बदलने की, लेकिन काम नहीं। तो कमियां तो हैं कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कमी नहीं है, सभी चीज अच्छी हुई है, लेकिन ये बात भी सही है कि उन 5 सालों में जो सरकारी नौकरियां थीं वो सबसे ज्यादा सृजित हुई, दी गई। मैं उसके आंकड़े अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ कितनी नौकरियां हैं। हम जिस पे हम लोग बात कर रहे थे अभी, जो हमारा एक सवाल लास्ट हमसे रह गया, जो अभी ये जो वर्तमान स्थिति जो हेल्थ से संबंधित चल रही है, जो उसकी शिक्षा है, क्या उसमें अब से पहले और अभी में क्या डिफरेंस हुआ है? उसमें चेंजेस आए हैं कुछ, या अभी वो वैसे ही है? नहीं, बदलाव हुए हैं जब से शिक्षा का क्षेत्र खुला है और उसमें निजी शिक्षण संस्थानों को बनाने का इंसेंटिव्स केंद्र सरकार ने और प्रदेश की सरकारों ने देना शुरू किए हैं, तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स बहुत आए हैं, लेकिन उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। शिक्षा बहुत महंगी हो गई। शिक्षा, मेडिकल की जो शिक्षा है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी की है। सरकारी कॉलेजेस जो या मेडिकल कॉलेज थे उसमें वो बहुत अफोर्डेबल थी, लेकिन उस समय कंपटीशन बहुत था क्योंकि संख्या उनकी बहुत कम थी। दूसरा, मैं पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कोई बिहार के डॉक्टर हैं, उनकी रिपोर्ट थी मेरे ख्याल से द वायर में, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि एक जो करप्शन या एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन का जो लो लेवल हुआ है, जिसमें वो घटा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। और देखिए, फिर बात वहीं आ जाती है कि प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो कभी भी अपने मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। उनका ये रहता है कि भाई धंधा है तो मंदा नहीं होना चाहिए, हमें पैसा मिलना ही चाहिए किसी तरह से, तो उसमें महंगाई बढ़ती है। प्राइवेट सेक्टर, आखिर प्राइवेट सेक्टर में इन संस्थाओं को, जो प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें जा रही हैं, पहले भी ऐसा नहीं कि सरकारें पहले भी थी, सरकारें अब भी हैं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इन चीजों को ज्यादा क्यों इतना हायर उन्हें करने के लिए अप्रूव किया जा रहा है? मेरा मानना यह है कि कुछ जो क्षेत्र हैं उसमें सरकार को बहुत एक संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ, जैसा मैं बता रहा था, प्राइवेट सेक्टर में आप शिक्षा या चिकित्सा लेने जाएंगे, क्वालिटी, टॉप क्वालिटी अवेलेबल है, मुहैया है वहाँ, लेकिन उसके लिए क्वालिटी मनी भी है, वो हर एक के पास नहीं है। तो इसके लिए हमें सरकार के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकार के जो अस्पताल हैं, उनकी संख्या ही बढ़ाने का काम करना चाहिए। हमने उसे अब जो है पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, ये एक बड़ी कमी है। दूसरा, आप देखिए जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये बात सही है कि आज करीब 72% जो है खर्चा लोगों का जो है चिकित्सा संबंधी, वो प्राइवेट सेक्टर पे है। 72% प्राइवेटली खर्च होता है, सरकार सिर्फ 27% खर्च करती है। और लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड का ट्रीटमेंट एक हफ्ते का 3 लाख रुपए तक हो गया था। अब मुझे ये बताइए, 3 लाख रुपए हफ्ते का प्रति हफ्ता खर्च कितने लोग उठा पाएंगे? दूसरा, अब नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो चलाने बनाने वाले हैं उनको दे दिया जाए, ठीक है, और ये पीपीपी मॉडल पर, जैसे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कुछ ऐसा नाम है, पीपीपी मॉडल कहते हैं, उस पर दे दिया जाए। लेकिन उसमें क्या होगा, उस सरकारी अस्पताल के 50% बेड जो होते हैं वो मार्केट रेट पर होंगे। मतलब अभी पहले से ही हमारे पास कमी है सरकारी उसमें देने के लिए। अब ये होगा कि वो जो सरकारी अस्पताल होगा उसका 50% जो है, और वो प्राइवेट सेक्टर का आदमी लेगा वो मुनाफा। उसमें ये रिपोर्ट में कहीं नहीं है कि वो उस सरकारी अस्पताल के रखरखाव या उसके मेंटेनेंस या उसको सुविधाएं बढ़ाने के लिए उसको कितना खर्चा करना जरूरी है, ये नहीं है कहीं। तो मैं समझता हूं कि ये एक मतलब किसी तरीके से अपनी जिम्मेवारियों से हाथ धोने वाली बात हो रही है कुछ क्षेत्रों में, निश्चित तौर पर ये मेरा मानना है।
ऐसा नहीं है कि अच्छे अस्पताल नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में वर्धा में सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज है, जो मेरे ख्याल से 60 के दशक में कभी शुरू हुआ, और उन्होंने फिलॉसफी, गांधीयन फिलॉसफी के आधार पर उन्होंने संस्था शुरू की, कस्तूरबा ट्रस्ट ने शुरू किया, और एक बड़ी स्कीम उन्होंने निकाली थी गाँव को गोद लेने की। ये जो मोदी जी की स्कीम है, ये बहुत नहीं है जिसमें एमपी गाँव गोद ले रहे हैं, वो 70 के दशक से उन्होंने शुरू किया कि वो एक गांव ले लेते थे पूरा, और उसके स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी सारी सुविधाएं वो उनको देते थे। लेकिन उसमें अनूठी बात क्या थी, वो ये जानते थे कि ये खर्चा जो है गांव वाले नहीं उठा सकते, तो वो उनसे अनाज लेते थे। अनाज के बदले उस पूरे गांव को स्वास्थ्य संबंधी, और वो अनाज इनके हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता था, इनके हॉस्टल्स में इस्तेमाल। तो इस तरह की पहल होनी चाहिए। लास्ट सवाल ये रह गया है कि जो युवा अभी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका मनोबल डाउन है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्दों में आप बताएं, उनके लिए एक ऐसा सजेशन दें जो उनका मनोबल डाउन ना हो, या ऐसा कुछ क्या उनके लिए बताना चाहते हैं, एक योग्य एक व्यक्ति है? मेरा मानना यह है, देखिए, अपने सारे ऑप्शंस खुले रखिए। सिर्फ एक डायरेक्शन या एक नौकरी को मान के मत चलिए कि मुझे यही चाहिए। दूसरा, जो आपकी शिक्षा है उसमें जिसे हम कहते हैं ना ट्रेनिंग वाला पार्ट, उसको बढ़ाइए और उस दिशा में काम कीजिए जहां आपको ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं, जहां आपको लगता है कि नौकरियां मिलेंगी। इसके लिए आज क्या हो रहा है ये जानते रहना बहुत ज़रूरी है। आज किस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी, अखबारों में इस पर आती है, चर्चा होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको खुद भी देखना पड़ेगा। और फिर आपको ये भी तय करना चाहिए कि मुझे किस भौगोलिक जगह जाके काम करना है। अगर आप चाहें कि आपको जैव वैज्ञानिक बनना है तो आप गजवाला में ये काम नहीं कर सकते। आपको फिर चाहिए कि आप महाराष्ट्र या कर्नाटक, जहाँ इस तरह की काम होते हैं, कंपनियाँ, वहाँ अगर आपकी वो तैयारी है तो उस तरह का ट्राई कीजिए। तो मेरा क्या मानना यह है कि ज़्यादा जागरूक, किसी एक नौकरी पे डिपेंडेंसी ना होना, और साथ ही एक तरह से मैं कहूँगा कि कुछ खुली योजनाएं जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें आप स्वयं भी मिलकर कुछ कर सकते हैं, वो ढूंढिए। और जिसमें मैं हमेशा, पिछली बार भी मैंने कहा, आज भी इस बात पे कहा कि फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें भारत काफ़ी पीछे है अभी भी, और हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं फ्रूट्स के अपने क्षेत्र में। उस क्षेत्र में पे काम किया जा सकता है। तो इस तरह के क्षेत्रों को ढूंढना चाहिए। थोड़ा सा मतलब एक पैटर्न पर ना चलें कि मुझे तो यही नौकरी करनी है या यही करना है। उसको थोड़ा सा अपने दायरे को बढ़ा के खुला रख के चलें। काफ़ी लंबी चर्चा आपसे हुई, बहुत अच्छा लगा। और आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको कैसा महसूस होता है कि हम लोग आपसे बात करने आते हैं? पिछले सप्ताह हम लोग आए थे। मुझे बहुत खुशी है, और मैं बल्कि ये चाहता हूँ कि ये ऐसी चर्चाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों, विभिन्न विषयों पर हों जो आज प्रासंगिक हैं, जो जनता को छूते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं तैयारी कर लूँ जितनी, और जितना तथ्यात्मक बातें हों वो आपके सामने रख सकूं। और मैं आपके चैनल के दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछले इंटरव्यू को सराहा, बहुत सराहना की, मुझे अच्छा लगा, और बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राहुल कौशिक जी। तो आप बने रहिए आईना सच का न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार।